रेनू ने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और धम से पलंग पर बैठ गई। नया नया घर, नई दुल्हन, सब कुछ उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। 25 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ देखा था कि बस ऐसा लगता था कि जीवन खत्म हो जाए, अब बहुत हो चुका। हर क्षण उसे यही एहसास होता कि असंख्य निगाहें उसके शरीर को भेदती हुई पार निकल जाती और आत्मा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाती। पलंग पर लेटती ही उसकी निगाहें छत पर टिक गई। पंखा पूरी तेजी से घूम रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट बंद थी। एक पीला बल्ब बीमार सी पीली रोशनी फेंक रहा था। अचानक उसकी निगाहें कमरे के कोने में फैले एक जाले पर पड़ी, जिसमें एक बड़ी सी मकड़ी झूल रही थी। कम रोशनी के कारण जाला पूरी तरह दिख नहीं रहा था, लेकिन मकड़ी के झूलने की आवाज़ से उसका आभास जरूर हो रहा था। वह एकटक उसे देखती रही। पता नहीं क्यों जाला उसे सम्मोहित कर देता है। उसे लगता है कि इस जाल में फंसी मकड़ी की तरह ही उसका जीवन भी है। आज 1 महीना हो गया उसकी शादी को, पर हर पल बेचैनी और घबराहट उसे घेरे रहती है। रोज माँ का फोन आता है, हमेशा एक ही बात पूछती है, कैसे लोग हैं रेनू, अभय कैसा है, उसके माता पिता का व्यवहार ठीक है। माँ बार बार उसे कुरेदती, पर उसका जवाब हमेशा एक जैसा ही होता, हाँ मम्मी सब अच्छे हैं। वैसे भी यह उत्तर उसके जीवन की नियति बन गया था। चाहे कोई कुछ भी पूछता, उसकी जबान से तो सिर्फ इसके अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता था, चाहे कोई उसे मार ही क्यों ना डाले। पहले ही उसने माँ बाप को कितने दुख दिए हैं। पुराने ख्यालों से जुड़े माँ बाप के लिए यह कितना दुखद अनुभव था कि मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें उसकी दूसरी शादी करनी पड़ी। उसकी आंखें डबाडब आई। पीली रोशनी उसे चुभती हुई महसूस हुई। उसने उठकर लाइट बंद की और दोबारा लेट गई। आंसू बरबस ही निकलकर गालों पर ढुरकने लगे। पंछी की तरह खेलती कूदती एक आबोध युवती। माँ बाप भले ही बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, अधिक सुख सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन घर का माहौल कुल मिलाकर बहुत अच्छा था। वैसे घर में था भी कौन, अम्मा, बाबूजी, वह खुद और छोटा भाई विनीत, जो अभी जल्दी ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके निपटा था। दोनों भाई बहनों के बीच गहरी समझ थी। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक बार बातों बातों में बहू की बात चलने लगी, पर फिर सभी को लगा कि पहले लड़की के हाथ पीले हो जाएं, फिर विनीत के बारे में सोच सकते हैं। स्वयं विनीत भी यही सोचता था। रेनू परिवार के इस आकस्मिक निर्णय से हैरान रह गई। अभी से शादी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, पूरी 22 साल की भी नहीं हुई। उसने बहुत विरोध किया। लाड प्यार में पली रेनू का विरोध सफल भी हो जाता, पर तभी एक घटना घट गई। पड़ोस के राकेश के लड़के की शादी में रंजिश व उसके परिवार वाले आए। 2-4 दिन साथ रहे। राकेश से इनके संबंध बहुत अच्छे थे। उनकी लड़की रीता रेनू की अच्छी सहेली थी। घर पर आना जाना था। रेनू के परिवार वालों ने भी कामकाज में हाथ बटाया। इस दौरान सभी लोग न केवल एक दूसरे के संपर्क में आए, बल्कि प्रभावित भी हुई। रंजिश का परिवार जल्दी ही विदा तो हुआ, पर थोड़े ही दिन बाद उनका प्रस्ताव भी आ गया। प्रस्ताव था रंजिश व रेनू की शादी का।
रेनू के पिताजी शादी की सोच तो रहे थे, पर यह बात अभी तक केवल विचारों में ही थी। जीवन में कई बार इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। आदमी किसी बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करता है, लेकिन एकदम से ही स्थिति सामने आकर खड़ी हो जाए तो वह हड़बड़ा जाता है। रेनू के घर वाले इसी अप्रत्याशित स्थिति से असमंजस में पड़ गए। क्या करे क्या ना करे। पहले तो यही सोचा कि अभी से शादी करके क्या करेंगे, अभी उम्र ही क्या है। पर अनंत रिश्तेदारों से बातचीत की तो उनकी सोच बदल गई। सभी ने एक ही बात कही, भाई शादी तो करनी ही है। ऐसी कम उम्र तो है नहीं, 22 की होने वाली है। लड़की की शादी समय से हो जाए वही अच्छा है। फिर 2 से 3 साल बाद परेशानी शुरू हो जाएगी, तब फिर दुनिया भर में भागते फिरो। और 2-4 साल और निकल गए तो लड़की को कुंठाएं घेर लेंगी और माँ बाप की नींद हराम हो जाएगी। फिर इससे अच्छा परिवार उन्हें भला कहाँ मिलेगा। लड़का सुंदर है, अच्छा कमाता है, पिताजी अच्छे खासे पद पर थे, अभी काफ़ी नौकरी बाकी थी। कोई लड़की नहीं, बस एक छोटा भाई जरूर था। सीमित परिवार, इससे अच्छा विकल्प मिलना बहुत मुश्किल था। और फिर रेनू भी घरेलू लड़की थी, पढ़ने में औसत थी ही और जीवन के बारे में कोई बड़ी भारी योजनाएं थी भी नहीं। कुल मिलाकर चट मंगनी और पट ब्याह, सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो गया। हंसती खिलखिलाती रेनू विदा हुई और रंजिश के घर पहुंच गई। शुरू में सब अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। घर वालों की असलियत धीरे धीरे सामने आ गई। अपने पढ़े लिखे व कमाऊ लड़के के लिए साधारण सा दहेज पाकर वे जरा भी संतुष्ट नहीं हुए। हर बात में कमी, हर बात पर शिकवा शिकायत, सारी बातें इतना गंभीर रूप नहीं लेती। लेकिन रंजिश भी अपने माता पिता के सुर में सुर मिलाकर बोलने लगा। रेनू सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, पर उसकी मानसिकता घरेलू लड़की की थी। जब रंजिश अपने साथ काम कर रही लड़कियों से रेनू की तुलना करता तो उसे कुंठा घेर लेती। उसे लगता कि उसके लिए तो एक प्रोफेशनल लड़की ही ज़्यादा अच्छी रहती। रेनू का जीवन बिल्कुल ही नरक हो गया। जहाँ तक उसके बस में रहा उसने सहा भी, पर जब पानी सिर से गुजरने लगा तो उसे मजबूरन घरवालों को बताना पड़ा। घरवाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने बहुत हाथ पांव जोड़े, पर कोई परिमाण नहीं निकला। इसलिए वह घर छोड़कर वापस मायके आ गई। माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उन्हें बहुत धक्का लगा। विनीत तो गुस्से के मारे पागल हो गया। पिताजी ने ताऊजी को बुलवाया। एक दिन रेनू के नाम तलाक का नोटिस आ पहुंचा। घर के आंगन में तो सन्नाटा पसर गया। अम्मा बाबूजी दोनों ने जीवन देखा था। वह मतभेद की घटनाओं से दुखी हुए, पर उन्हें इस परिमाण का जरा भी एहसास नहीं था। उन्होंने लड़ाई झगड़े तो जीवन में बहुत देखे थे। सभी लोग बातें तो ना जाने कहाँ कहाँ तक पहुँचने की करते थे, पर अंततः सब मंगलम ही देखी थी। पर अब खुद के साथ यह घटित होते देख वह बिल्कुल टूट ही गए। वह ताऊजी को लेकर रंजिश के घर गए, पर कोई परिमाण नहीं निकला। इसी तरह दिन गुजरने लगे।
माँ बाप की हालत देखकर रेणु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे लगता था कि वह ही इस हालत के लिए जिम्मेदार है। एक गहरा अपराध बोध उसे अंदर तक हिला देता था। वह मन ही मन घुटने लगी। उधर अम्मा बाबूजी व विनीत भी उसकी यह हालत देखकर दुखी थे, पर उन्हें भी कुछ नहीं सूझता था। उन्होंने उससे भी आगे पढ़ने के लिए जबरदस्ती फॉर्म भरवा दिया। उधर मुकदमा चलने लगा और फिर एक दिन तलाक भी हो गया। रेणु ने इसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। इंसान के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो उसे लगता है कि वह उन्हें कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, पर वह स्वयं नहीं जानता कि उसके मन में सहने की कितनी असीम शक्ति मौजूद है। वह धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करने लगी। इसी तरह काफी समय निकल गया। विनीत की शादी की बात चलने लगी। लोग बातचीत करने आते, पर रेणु का सवाल प्रश्न चिन्ह की तरह सबके सामने खड़ा हो जाता था। रेणु को बस लगता कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। विनीत को भी उसकी बहुत चिंता थी। उसने अम्मा बाबूजी पर जोर डाला कि वह दीदी को पुनर्विवाह के लिए राजी करें। रेणु इस बात को सुनकर बहुत भड़की, चिल्लाई। उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। पर फिर जब अम्मा उसके कमरे में आकर रोने लगी तो उसे लगा बस अब वह उनकी इच्छाएं पूरी करके ही उन्हें तार सकती है। उसने खुद को नदी में बहती हुई लड़की की तरह छोड़ दिया, जिसे धारा बहाती ले जा रही है। बस जल्दी ही शादी हो गई। न कोई उमंग उत्साह, न कोई धूम धड़ाका। बहुत ही सीधे साधे ढंग से उसने बरमाला के समय ही तो दूल्हे को पहली बार देखा, पर कोई एहसास उसके मन में नहीं जगा। बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। पल पल वह रस्में दोहराई जा रही थी। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। छोटी व सूखी लकड़ियां चटक चटक कर जल रही थी। पंडित जी ने सिक्के में सिंदूर भरकर नितेश को पकड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए रेणु की मांग में सिंदूर भर दिया। उसकी सूनी मांग एक बार फिर सिंदूर से चमकने लगी। सिक्के का सिर पर स्पर्श होते ही उसे अजीब सा लगा। क्यों दोहराया जा रहा है उसके साथ ये सब? क्यों कोई मंत्र इतना ताकतवर नहीं रहा कि वह उसके सिंदूर को बचा पाता? छोटी छोटी बातें उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ गई तो फिर उसकी आंखें गीली हो गई और फिर वह विदा होकर पति के घर आ गई। ठीक वैसे ही जैसे कभी अम्मा बाबूजी का साथ छोड़कर रंजिश के साथ चल दी थी। तब भी यही दोहराया गया था कि यही पति परमेश्वर है, यह घर ही सब कुछ है। अब यही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें मोक्ष तभी मिल पाएगा जब तुम्हारी अंतिम यात्रा पति के कंधों पर जाएगी। पर रंजिश ने तो जीते जी मोक्ष दिला दिया। जीते जी उनकी अंतिम यात्रा संपन्न करा दी और अब यहाँ नए घर में अब वह फिर पति के कंधों पर चढ़कर मोक्ष की कामना करेगी। आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। सामने नितेश मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, क्यों अंधेरा कर रहा है? वह क्या कहती, बस चुप ही रही। नितेश ने रेणु को सोफे पर बिठाया और खुद भी सामने सोफे पर बैठ गया।
तुम परेशान हो। वह फिर कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसुओं का धारा बहने लगी। नितेश एक क्षण रुका और रेणु के आंसू पोंछते हुए बोला, जीवन में हम दिन रात देखते हैं, इतनी विसंगतियों से भरा है जीवन। हर पल कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करे? क्या वह किसी दूसरे के द्वारा की गई गलत हरकत से अपने अस्तित्व को मिटा डाले? कोई दूसरा अगर बुरा निकल जाए तो क्या तुम अपने सारे जीवन को अभिशप्त कर लोगी?